5/6 कितना नोट कराया था? 83 1/3। 1/7 बताया आपको कितना नोट कराया था? 14 राइट 2/7। इसके बाद 4/7 कितना नोट कराया होगा? 57 1/7। 57 1/7। इसके बाद आपको नोट कराए होंगे 1/8 वाले। 3/8 बताओ कितना होगा? 37 1/2। 37 1/2। उसके बाद 5/8 बताओ। 62 1/2। उसके बाद 7/8। 87 1/2। बस अब आप इतने से ही समझ जाओगे। देखो इस 1/3 वाले और 1/6 के केस को तो अभी आप छोड़ो, पहले इनको देखो 1/7 से। देखो आपका क्वेश्चन ये था, अगर हमारे पास है बच्चों 57 1/7, तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसकी फ्रैक्शन हमारे पास 4/7 होगी। तो अब यहां से ना फिर बात समझो। आपने देखा 1/7 में डिनोमिनेटर है हमारे पास 7, 4/7 में भी डिनोमिनेटर है हमारे पास 7। 1/8 में देखो ओरिजिनल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है हमारे पास 2, 1/8 में डिनोमिनेटर है 2। 3/8 में भी डिनोमिनेटर कितना है? 1/2 सर 2। 5/8 में भी डिनोमिनेटर कितना है? 2। 7/8 में भी डिनोमिनेटर कितना है? 2। इसका मतलब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज तो चेंज होंगी, 37 और 1, ये दोनों वैल्यूज तो चेंज होंगी, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर है भाई, ये डिनोमिनेटर तो ऑलवेज सेम ही होगा। जो 1/8 में था सेम 3/8, सेम 5/8, सेम 7/8। तो आप इस डिनोमिनेटर से चेक करोगे कि इसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगी। देखो कैसे। इसी को देखो आप, अब आप अपने टेबल को चेक करो। अभी बहुत ज्यादा माइंड मत यूज करना। अभी आप अपने टेबल को चेक करो और ये बताओ डिनोमिनेटर 7 हमारे पास किस ओरिजिनल फ्रैक्शन में है? 1/7। 1/7। इसका मतलब अब ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है 57 1/7, इसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगी? 1/7। यस सर। भाई हमने इस डिनोमिनेटर को देखा 7, उसके बाद हमने टेबल में देखा डिनोमिनेटर 7। यहां से हमें एक बात पता चली, हमारा आंसर कुछ भी हो लेकिन ओरिजिनल फ्रैक्शन 1/7 होगी। मतलब 1/7 में हमने किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करी होगी, तभी तो 57 1/7 आया होगा। बात समझ आई बच्चों? अब आप एक बात और समझो, जो डाउट आपके माइंड में आएगा, अब ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि ये जो डिनोमिनेटर 7 हो, ये एक ही फ्रैक्शन ऐसी हो जिसमें डिनोमिनेटर 7 होगा। आप 1/14 बताओ कितना होगा? यहां भी हमारे पास फिर हमें दोनों में से कैसे पता चलेगा कि हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन 1/7 होगी या फिर 1/14? अब ना आप इस बात को समझो। देखो अब हम एक साइड नोट करेंगे 1/14 और एक साइड नोट करेंगे 1/7, क्योंकि दोनों में ही हमारे पास डिनोमिनेटर 7 है, जैसे 1/6 और 1/3 में है। देखो 1/3
3 में भी हमारे पास डिनोमिनेटर 3 है और 1/6 में भी हमारे पास डिनोमिनेटर 3 है। वही केस है, उसको यहां से चेक करो आप। 1/7 होगा 14 कंप्लीट 2/7 और 1/14 होगा 7 + 1/7। अब देखो हमें फाइंड आउट करना है बच्चों 57 1/7। अब आप ये बताओ 14 में हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हम 57 के नियर बाय हो जाए? 4। भाई 14 में हम ऐसी किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें जिससे हम 57 के नियर बाय हो जाए? 4। तो हमने मल्टीप्लाई करी 4 से। अब फर्स्ट क्लास याद करो, जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई हम यहाँ करते थे वही राइट हैंड साइड से करेंगे, इधर से करेंगे। और सेम मल्टीप्लाई यहाँ। भाई हम यही तो करते थे स्टार्टिंग में। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में होगा 4/7 और राइट हैंड साइड में कितना होगा 56 + 8/7। 8/7 है इम्प्रॉपर, इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करो, कितना होगा 56 + 1 + 1/7। 4/7 होगा हमारे पास 57 1/7। बताओ बच्चों, बात समझ आई? Yes, sir. सर एक चीज बताइए, आपने तो ये सब क्या कहते हैं, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन थी उसी से ये वैल्यू निकाल दिया, ठीक है सर? तो फिर सर ये 1/14 करने का क्या मतलब था सर? मैं कारण क्या था? आपको ये समझा रहा हूँ। मैंने अभी आपको एक बात समझाई थी कि हमें फाइंड आउट करना है 57 1/7। जी सर। एक सेकंड इसको हटा देते हैं। मैंने आपको ये समझाया था कि हम इस डिनोमिनेटर से चेक करेंगे कि इसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगी। भाई वो इसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन होगी जिसमें भी डिनोमिनेटर 7 हो। यही तो बताया था आपको। यस अब सर। हमारे पास 1/7 में भी डिनोमिनेटर 7 है और 1/14 में भी डिनोमिनेटर 7 है। फिर आप दोनों में से कैसे चेक करोगे कि इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? ओके ठीक है सर। समझ आई शौर्य बात? यस सर समझ गया। सर एक सेकेंड ना। हाँ बोलो। सर, जैसे अभी यहाँ पे आपने पर्टिकुलरली अभी 4 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, जैसे वो एक डाउट था। वो अभी तो आपको बताया था। देखो हमारे पास 14 है, हमें 14 को 57 के नियर बाय करना है। तो 14 में किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे जिससे हम 57 के नियर बाय हो जाए? वो सर दैट मीन्स कि जैसे अभी एक सेकेंड ना, 57 1/7 हमको मीन्स पता करना है किसके फ्रैक्शन का है। जैसे 4 एक्चुअली वो 4/7 का है। एक सेकेंड सर हाँ जी। सर इंस्टेड ऑफ ये करने की बजाय अगर हम सीधा इसको डिवाइड बाय 100 करके उसको क्रॉस कर दे तो परसेंटेज, अगर जैसे इसको हमने 57 1/7 को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, जैसे 57 × 7 + 1, तो ये तो सीधा सीधा 400/7 बन गया और डिवाइड बाय 100 तो 4/7 आ गया। नहीं, यहाँ आपको ये बातें इजी लगेगी क्योंकि ये आपको पहले से ही पता चल गया। जब हमारे पास अदर फ्रैक्शंस आएंगे ना, वहां फिर हमें दिक्कत होगी। ओके सर। इसलिए आप इसी को समझने की कोशिश करो। ओके सर। बोला संदीप। हाँ सर, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अभी डिनोमिनेटर वॉज 57 1/7 है, तो 7 वॉज द डिनोमिनेटर। तो ओरिजिनली 1/7 में डिनोमिनेटर 7 आता है, ठीक है। देन हमको ये पता रहना चाहिए कि 1/7 का जो मिक्स फ्रैक्शन होता है वो 14 2/7 है, ओके। एंड हमको उसको 57 बनाना है, इसलिए उसके क्लोजली जो होगा, जैसे 4 है क्लोजली, ठीक है। देन इसे 4 से मल्टीप्लाई किया, देन 4/7 का वैल्यू 1/7 है। ओके अब देखो सेम बात को आप 1/14 से समझो।
क्योंकि 1/14 में भी तो हमारे पास डिनोमिनेटर 7 है ना। अब आप एक बात बताओ, 7 में आप किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे जिससे हम 57 के नियर बाय हो जाए? 8. 8 से, तो बस 8 से मल्टीप्लाई करो। सेम 8 की मल्टीप्लाई हम 1 में भी करेंगे और सेम 8 की मल्टीप्लाई हम लेफ्ट हैंड साइड में भी करेंगे। तो ये होगा 8/14। तो ये कितना होगा? 56 प्लस 8/7%। 8/14 इक्वल्स टू होगा 57 1/7%। अब देखो 8/14 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 4/7। बात तो दोनों साइड से सेम है। समझ आई बच्चों कहानी कुछ? सर ये 56 प्लस 8/7 आपने किया सर? ओके 8/7 ठीक है सर, हो गया सर। हाँ सही है सर, उसकी नहीं सर समझ में आ गया सर, उसकी जगह ये बताओ बच्चों, अब आपको बात समझ आई? आप इस डिनोमिनेटर से चेक करोगे। बोलो बच्चों, किसको बात समझ नहीं आई? एक बार वापस 56 प्लस 8/7% है ना, उससे नीचे आपने जो स्टेप्स लिए ना वो एक बार वापस बता दीजिए, प्लस ये हो स्टेप जाएगा। यहाँ पर तो है, देखो ये स्टेप यहीं से तो नोट कर दिया मैंने डायरेक्ट यहाँ। ये समझ आया था? यस सर। तो बस इसी को यहाँ ऐसे ही नोट कर दिया। सेम ही तो बात है, इधर भी। तो सर इसका यही मतलब हुआ ना कि सर 1/14 का भी सॉरी सर 8/14 का भी फ्रैक्शन यही होगा और 4/7 का, तो दोनों सेम ही होगा सर, दोनों से भी दोनों आप कर बातें सकते हैं। सेम है, लेकिन दोनों से फिर आप कर सकते हैं। करेंगे हम ओरिजिनल से। अब ये जो बात है दोनों से कर सकते हैं, अब ये एक्सेप्शन बन जाएगा। कहीं ये दोनों से होगा और कहीं ये दोनों से नहीं होगा। अब यहाँ के जो एक्सेप्शंस है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छा अब आप एक्सेप्शंस देखो, तब आप उस बात को भी समझ जाओ। इसीलिए जो हमारा एसएससी और बैंक का जो फ्रैक्शंस है ना, वो ज्यादातर सेम ही फ्रैक्शंस है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होंगे। तो आप इन फ्रैक्शंस को डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि जितनी भी ऐसी फ्रैक्शंस हैं जो मतलब जिनमें थोड़ी सी भी दिक्कत होगी, एक्सेप्शंस, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अब मैं देखो आपको इसके एक्सेप्शन समझाता हूँ कैसे होंगे। देखो अब आप इसका एक्सेप्शंस ना यहाँ से समझोगे, इस 1/3 वाली फ्रैक्शन से। और इस बात को भी बड़े ध्यान से समझना, हमारे सिलेबस से थोड़ी सी बाहर की बात है, लेकिन अगर 5 मिनट समझ लोगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो हमें फाइंड आउट करना है बच्चों 83 1/3% की फ्रैक्शन। हमें फाइंड आउट करना है 83 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगी। अब आप अपनी टेबल चेक करो और ये बताओ, ये जो डिनोमिनेटर 3 है ये किस किस वैल्यू में 3 है बताओ? 1/3 और 1/6 सॉरी 1/3 और सर ये क्या कहते हैं, ठीक था 1/6। नहीं सर 1/6 सही है, 16/2/3। देखो अब ये डिनोमिनेटर, देखो इसके एक्सेप्शन समझ लो। कुछ एक्सेप्शन किस टाइप से होते हैं, तब आपको बातें ना एकदम समझ आ जाएंगी। 1/3 में हमारे पास डिनोमिनेटर 3 है, 1/6 में भी हमारे पास डिनोमिनेटर 3 होगा। और इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक फ्रैक्शन हम और लेते हैं 1/15। 1/15 बताओ कितना होगा? 1/15 मीन्स 100/15। 6 2/3. 6 2/3%। 2/3 ऐसे। यहां भी हमारे पास डिनोमिनेटर 3 है।
देखो अगर हमारे पास कोई भी एक्सेप्शनल केस ना होता, इसका मतलब तीनों से आंसर आना चाहिए, जैसे 7 वाली फ्रैक्शन में आया था। अब आप यहां चेक करो, हमें 33 को 83 के नियर बाय करना है, बताओ किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। 3 से तो वो ज्यादा हो जाएगा। तो सर 2 से करिए 66, तब सर ज्यादा कम हो जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई तो हमें किसी वैल्यू से ही करनी पड़ेगी ना नियर बाय करने के लिए, तो हमने तो सर 2 से मल्टीप्लाई करी। ठीक है। सेम मल्टीप्लाई हम 1 में भी करेंगे और सेम मल्टीप्लाई यहाँ भी। तो अब यहाँ देखो कितना होगा 2/3, और ये कितना होगा 66 2/3। इसका मतलब यहाँ से तो आएगा नहीं, अब 83 1/3, और डिनोमिनेटर इसका भी 3 है, तो आप यहाँ से ला सकते हो 83। बोलो बच्चों कहाँ से सर? सेकंड वाले से? 1/3 की बात करें बस अभी, 1/6 को मत देखो, 1/15 को भी मत देखो। ठीक है। 1/3 से बताओ। 1/3 से सर 83 आना है। आ सकते हो या फिर नहीं, भाई नहीं आ सकते, सीधी सीधी बात है, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 66 1/3 आएगा, अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100% आएगा। यस सर 99 आएगा वो तो। हाँ, तो इसका मतलब हमारे पास 83 1/3 तो आएगा ही नहीं। इस टाइप के एक्सेप्शंस होते हैं, डिनोमिनेटर यहाँ भी 3 है लेकिन 1/3 से नहीं आएगा और 1/6 से आ जाएगा। देखो 1/6 वाली कंडीशन समझो, 16 में किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे जिससे हम 83 के नियर बाय हो जाएं? 5। 5। अब फिर इस 5 की मल्टीप्लाई हमें 2 में भी करनी पड़ेगी और इस 5 की मल्टीप्लाई 1 में भी करनी पड़ेगी, तो ये कितना होगा 5/6, और इधर कितना होगा 80 + 10/3। देखो 10/3 इम्प्रॉपर है, इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना फर्स्ट क्लास में समझा दिया था। 3 राइट 1/3। तो ये कितना होगा हमारे पास, आपने इन दोनों को ऐड करा तो 5/6 1/3। 83 1/3। दोनों में हमारे पास डिनोमिनेटर 3 है, 1/3 से आंसर आया हमारे पास, और 1/3 से आंसर नहीं आया, और 1/6 से आ गया, लेकिन डिनोमिनेटर हमारे पास दोनों में 3 है। ये होते हैं एक्सेप्शंस। अब आप 1/15 से चेक करो और मुझे ये बताओ आंसर आएगा या फिर नहीं आएगा। बताओ बच्चों 6 में किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे? 13। भाई सब बताओ। 84 सॉरी सर 14 से करेंगे तो सर 13 से ही करेंगे, 14 से भी कर सकते हैं। 14 से ज्यादा हो जाएगा। 14 × 6 84 या 13 × 6 78। बच्चों सोच लो, पहले आप लड़ाई कर लो, कैलकुलेटर से भी आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ी टर्म है ना 83। 14 की मल्टीप्लाई 6 से करो, बताओ कितना होगा? 84। और 13 की मल्टीप्लाई 6 में करो, कितना होगा? 78। 78। तो आप बताओ 13 से करोगे या फिर 14 से? 13 से। 14 से। 14 से क्यों करोगे, वो ज्यादा हो जाएगा ना। नहीं सर, अच्छा सर ठीक है 13। अच्छा सर, तो वैल्यू कम रहनी जरूरी है क्योंकि सर आपने क्लोजेस्ट बोला इसीलिए मैंने 14 बोला। नहीं वैल्यू कम, ज्यादा से अच्छा, कम तो value कैसे होगा? हाँ ठीक फ्रैक्शन। है ठीक है। ये कौन था भाई? देखो अगर आप यहां से कुछ भी करो, जब आप यहाँ 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या तुम्हारे पास कभी भी 5/6 आ सकता है? नहीं सर। नहीं, तो अब यहाँ से भी नहीं आएगा। 5/6 डिनोमिनेटर यहाँ पे 3 है, तो ये होते हैं इसके एक्सेप्शंस।
अब आपके हमारे सिलेबस में एक्सेप्शंस है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी फ्रैक्शंस जिनका यूज बार बार होगा उनको आप डायरेक्ट याद रखना, जैसे 5/6। बात समझ आई बच्चों? इसके एक्सेप्शंस किस टाइप से होंगे? सर और भी तो एक्सेप्शनल होंगे इसके अलावा। बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। मतलब एक्सेप्शंस तो एक भी नहीं है सिलेबस में, लेकिन उसमें से भी कुछ ऐसे हैं इजी वाले, वो मैं लर्न आपको करने पड़ेंगे। वो मैं आपको क्वेश्चन में नोट कराऊंगा सब, क्योंकि फिर ये बात ही चलती रहेगी ऐसे तो। बताओ बच्चों, अब ये बात आप एकदम समझे या फिर अब भी कोई डाउट? नो सर। तो फिर हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, करो इसको भी। भाई सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, नेट इनकम क्या होगी? नेट इनकम क्या होती है? सर जितनी आपकी ग्रॉस इनकम है उसमें से टैक्स माइनस कर दीजिए तो नेट इनकम होती है। मतलब मेन इनकम में से, ओरिजिनल इनकम में से जब हम टैक्स सबट्रैक्ट करेंगे तो उसके बाद जो इनकम आएगी वो नेट इनकम होगी। यस सर। बिल्कुल भाई, इतना तो सबको पता ही होगा। जब आप अपनी इनकम में से टैक्स को सबट्रैक्ट करोगे उसके बाद जो इनकम आएगी वो इनकम होगी नेट इनकम। अब इस क्वेश्चन को ना बहुत अच्छे से रीड करना। सबसे पहले इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना, उसके बाद तो क्वेश्चन ये बस 1 सेकंड का है। रीड हो गया बच्चों क्वेश्चन? यस सर। देखो, देखो जब हमने इनकम टैक्स को 19% इंक्रीज करा, चलो इनकम टैक्स को भी अभी आप छोड़ो, आप मुझे एक बात बताओ, इनकम टैक्स तो फिर थोड़ी मैथ वाली बात हो जाएगी। आप डायरेक्ट मुझे एक बात बताओ, अगर हमारी इनकम है 100, इनकम है 100 और हमने 20 रुपीज टैक्स पे कर दिया, तो हमारी नेट इनकम कितनी होगी? 80। हमारी इनकम फिर से है 100, अब की बार हमने 30 रुपीज टैक्स पे कर दिया, तो अब हमारी नेट इनकम कितनी होगी? 70। यहाँ से आप एक बात समझोगे, अगर आपने टैक्स को इंक्रीज करा तो नेट इनकम कम होगी, तो नेट इनकम कम होगी ना हमारे पास। भाई अगर हमने टैक्स को इंक्रीज कर दिया तो नेट इनकम रिड्यूस हो जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ ना, ये जो टैक्स है ये नेट इनकम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। भाई अगर टैक्स ज्यादा तो नेट इनकम कम, अगर टैक्स कम तो नेट इनकम ज्यादा। तो यहाँ से हमें एक बात पता चली, ये जो टैक्स है ना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नेट इनकम। अगर टैक्स ज्यादा होगा तो नेट इनकम कम, अगर टैक्स कम होगा तो नेट इनकम ज्यादा। अब इस क्वेश्चन को देखो आप, अगर हमने इनकम टैक्स को 19% इंक्रीज कर दिया, अगर हमने इनकम टैक्स को 19% इंक्रीज कर दिया तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या है बताओ? क्वेश्चन को रीड 6% करो। आपकी इनकम रिड्यूस हो जाएगी। नेट इनकम रिड्यूस होगी 6%। हाँ सॉरी, नेट इनकम रिड्यूस हो जाएगी। भाई अगर आपने टैक्स को 19% इंक्रीज कर दिया तो इसका रिजल्ट है हमारे पास, जब हमने टैक्स को 19% इंक्रीज करा तो नेट इनकम 6% रिड्यूस हो गई। ये बात समझ आई बच्चों? यस सर। भाई सबको समझ आई ये बात? यस सर। यस सर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से टैक्स और नेट इनकम का ना रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। 6/19, ये बात भी समझ आई बच्चों? यस सर। यस सर। अब देखो,
नॉर्मली जब हम लोग इंक्रीज बोलते हैं तो प्लस करते हैं ना। नहीं, यहाँ प्लस मतलब माइनस का मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है भाई, अगर आपने इनकम टैक्स को 19% इंक्रीज कर दिया, फिर आपकी नेट इनकम 6% रिड्यूस हो गई। इसका मतलब इनकम टैक्स का 19% और नेट इनकम का 6%, ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ हम अब ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, अब ये वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि 100 से 119, अब ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। सर एक बार इसके ऊपर वाला स्टेप प्लीज समझा देंगे। कौन सा स्टेप बताओ एक बार। इनकम टैक्स इनटू 19, वो नेट इनकम इनटू 6। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%, अगर इनकम टैक्स को 19% इंक्रीज कर दिया, अगर हमने टैक्स को 19% इंक्रीज कर दिया तो इसका रिजल्ट क्या है, नेट इनकम 6% रिड्यूस हो गई। इसका मतलब जब हमने टैक्स को 19% इंक्रीज करा तब हमारी नेट इनकम 6% रिड्यूस हो गई। तो यहां से हमारे पास टैक्स और नेट इनकम का रेशियो आ गया बच्चों 6/19। सर अगर ये रिड्यूस हुई तो यहाँ पे माइनस ऐसा कुछ साइन नहीं आना चाहिए? नहीं, माइनस नहीं आएगा, फिर भी दोनों इक्वल होंगे। सर ये इक्वल कैसे कर दिया? इक्वल ऐसे करा भाई, अगर आपने टैक्स को 19% इंक्रीज करा तो इसका रिजल्ट बताओ क्या होगा। नेट इनकम 6% रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब ये दोनों बातें सेम है ना। जब आपने टैक्स को 19% इंक्रीज करा तब आपकी नेट इनकम 6% रिड्यूस हो गई। अगर आप टैक्स को 19% इंक्रीज ना करते तब ये नेट इनकम भी 6% रिड्यूस ना होती। इसका मतलब टैक्स का 19% और नेट इनकम का 6%, ये दोनों इक्वल होंगे। समझ आई बच्चों बात? सर अगर नहीं करते सर तो अभी सर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो ना कि अगर आपकी टैक्स जो है अगर 19% डिक्रीज होगी तो आपकी इनकम को 6% डिक्रीज होना ही है, इसीलिए ये इक्वल है। अगर टैक्स डिक्रीज होगा तो नेट इनकम फिर इंक्रीज होगी, क्योंकि टैक्स और नेट इनकम इनवर्सली मतलब प्रोपोर्शनल है। इस सिचुएशन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ सर, क्योंकि हाँ, ये दोनों बिल्कुल। सर इक्वल इसीलिए होंगे ना सर, क्योंकि दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी इंक्रीज हो चाहे कुछ भी डिक्रीज हो, इसीलिए इक्वल है। बिल्कुल इफेक्ट दोनों पे पड़ेगा भाई। ये हमें डायरेक्ट यहाँ रिजल्ट गिवन है। अगर हमने टैक्स को 19% इंक्रीज कर दिया, इसका रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, जब हम टैक्स को 19% इंक्रीज करेंगे तो हमारी नेट इनकम 6% रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब टैक्स का जो 19% होगा और नेट इनकम का 6%, ये दोनों बातें इक्वल होंगी। बताओ समझ आई बच्चों बात? बताओ बच्चों। यस सर। अब देखो आपको एक बात पता है, अगर हम इनकम में से टैक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारे पास नेट इनकम आएगी। यस सर। अब यहां से देखो टैक्स कितना है 6, नेट इनकम कितनी है 90 है, तो इनकम कितनी होगी 25। 25। टैक्स 6 कहाँ है, टैक्स तो 19 है। टैक्स 6 है, नेट इनकम 19 है। टैक्सेस इंक्रीज्ड बाय 19। अच्छा हाँ सर ठीक है, टैक्स 19 होगा तो वो 6 हो जाएगा, ठीक है सर। हाँ 100% ठीक है। इनकम है 25, टैक्स है 6, नेट इनकम है 19। बताओ बच्चों ये तीनों बातें समझ आई? यस सर। यस सर। देखो इस क्वेश्चन का बेसिक है, एक बार समझ लो, वैसे तो ये क्वेश्चन ओरली हो जाएगा। अब आपको हमें ये फाइंड आउट करना है, हमने 6 रुपीज टैक्स पे करा है। भाई जो भी हम टैक्स पे करते हैं वो अपनी ओरिजिनल इनकम पे पे करते हैं ना, तो 6/25, 6 रुपीज टैक्स पे करा है, ओरिजिनल इनकम है 25, मल्टीप्लाई 100। इसका मतलब
हमने 24% टैक्स पे करा। बताओ बच्चों, बात समझ आई अब? बोलो बच्चों। यस सर, आ गई। यस सर। यस अब देखो, ये तो था इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड। देखो, अब यहां से आप अगर एक बात देखोगे तो हमारे पास टोटल इनकम कितनी होगी? सबको हटा दो। देखो, अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप कैसे करोगे? 6 नेट इनकम कितना रिड्यूस हुई है? 6 अपॉन दोनों का सम कितना होगा? 25 मल्टीप्लाई 100। क्योंकि लास्ट जो स्टेप था वो हमारा यही तो था। टैक्स कितना आया था? 6। हाँ, और हमारे पास जो ओरिजिनल इनकम होगी वो इन दोनों का सम होगी ना। तो जो बात हमें पहले से ही पता है, फिर उसको इतना लोग करना ही क्यों? डायरेक्ट करो 6 अपॉन दोनों का सम मल्टीप्लाई 100। एग्जाम का मेथड ये होगा। सर। हाँ जी सर, इसमें टैक्स का पूछा है इसलिए इनकम वाला 6 लिया। अगर हमें इनकम नेट इनकम का पूछते तो हम 19/25 करते। हाँ बिल्कुल, लेकिन नेट इनकम पे कभी टैक्स पूछेगा नहीं हमसे, क्योंकि जो हम इनकम टैक्स पे करते हैं ना, वो अपनी ओरिजिनल इनकम पे करते हैं। नेट इनकम तो वो होती है जो टैक्स के बाद आपके पास होगी, टैक्स देने के बाद। बच्चों, दोनों मेथड समझ आए इस क्वेश्चन के? यस सर। इतने दुखी क्यों हो फिर छोड़िया? नहीं सर, दुखी नहीं है सर, समझ में आ गया। अब फटाफट से आप इस क्वेश्चन का आंसर बता दो ओरल। कोई भी कुछ नोट नहीं करेगा, डायरेक्ट बताओ। तो 3/20 into 15। 3/20 15 मल्टीप्लाई 100 100 कितना होगा? 15। 5। भाई, ये दोनों क्वेश्चन समझ आया आपको? एग्जाम में Yes, sir. कितना टाइम लगेगा, वो भी ओरल। अब इस क्वेश्चन को रीड करो, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। अब ये बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो, एक बात आप हमेशा याद रखो, सिलेक्शन लेने के लिए बेसिक्स आपके जरूर क्लियर होने चाहिए विद ट्रिक। जिस क्वेश्चन की ट्रिक है वो बेसिक के साथ आपको जरूर पता होनी चाहिए, तभी एग्जाम क्रैक होगा। अकेले बेसिक से भी क्रैक नहीं होगा और अकेले ट्रिक से भी कभी क्रैक नहीं होगा। बताओ शौर्य, कैसे सॉल्व करोगे इसको? सर इसमें सर हमें टोटल पॉपुलेशन दी हुई है, और फिर सर इसमें ये लिखा हुआ है कि एक सर्टेन फ्रैक्शन है उसका जो मेल्स हैं, तो सर उसमें से फ्रैक्शन से निकाल लेंगे सब मेल्स कितने हैं, तो सब फीमेल्स का पता चल जाएगा फीमेल्स कितने हैं, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन हमें दी हुई है। उसके बाद सर जितने टोटल मेल्स होंगे उसमें से 50% फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। तो सर यहाँ ये दोनों से तो ये सिस्टम निकल आएगा कि कितना मेल है और कितना फीमेल है सर। और फिर सर चलो, यहाँ तक भी ठीक था। उसके बाद मेल का 50% फाइंड आउट करना है, क्योंकि 50% मेल मैरिड है। 50% मेल 50% फीमेल से मैरिड होंगे, तो टोटल मैरिड पॉपुलेशन आ जाएगी अपॉन टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 100। भाई, आप एकदम एग्री करते हो शौर्य की बात से? बोलो बच्चों। ममता बताओ, आप एग्री हो? बोलो बच्चों, कुछ तो बोलो। देखो, सभी को बोलना होता है, ममता का नाम सबसे ऊपर है इसलिए ममता का नाम लिया है, बाकी कोई भी दिल पर कुछ भी ना ले। देखो बच्चों, आप एक बात समझो,
मैंने आपको एक बात समझाई होगी और ये बोला होगा इस बात को दिल में बसा लो, अब उसे दिल से बाहर निकालो। बताओ, निकालो बाहर। ओरिजिनल वैल्यू पे ध्यान नहीं देना हमें। बिल्कुल। हाँ, तो उस बात को अब यहाँ अप्लाई करो ना। अगर हमें कभी भी परसेंटेज या फिर रेशियो फाइंड आउट करना है तो ओरिजिनल वैल्यू की कोई भी नीड नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो मतलब नहीं होगी, इसको हटा दो। 5/9 ऑफ देम आर मेल्स। सपोज टाउन की टोटल पॉपुलेशन है 9। सपोज टाउन की टोटल पॉपुलेशन है 9, तो मेल कितने होंगे? 5 5 5 और फीमेल 4 फीमेल 4 4। उसके बाद हमें गिवन है 50% मेल आर मैरिड। 50% मेल मैरिड है 2.5 मीन्स 2.5 मेल मैरिड है। अब आप ये बताओ 2.5 मेल 2.5 फीमेल से ही तो मैरिड होंगे। यस सर। भाई अगर इंडियन कल्चर है तो 50% मेल 50% फीमेल से मैरिड होंगे। हाँ। बाकी कुछ अपने जीनियस होंगे। इसका मतलब जैसे भी होगा उनकी टेंशन हमें नहीं लेनी। अब हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड ए ऑप्शन देखो, क्वेश्चन नंबर ए, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। आप ये बताओ टोटल कितनी पॉपुलेशन मैरिड है? 5 5/9 टोटल पॉपुलेशन है 5 कितनी? 9 5/9 कितना होगा? तो 55 55.9 1/9 55 5/9%। इतना इजी सा क्वेश्चन था ये। अगर इसको बेसिक मेथड से करते, जो मेथड आप बोल रहे थे, उससे तो मिनिमम 5 मिनट्स तो मतलब आपको लग ही जाने थे। बताओ समझ आई बच्चों बात? यस सर। यस सर। अब देखो हमें पॉइंट बी में फाइंड आउट करना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल। कितनी फीमेल मैरिड है हमारे पास? 2.5 और हमारे पास टोटल फीमेल्स है कितनी? 4 4 तो ये हमारे पास कितना होगा? 25/40 5/8। 5.8 5/8 आपको कितना नोट कराया था? 80 समथिंग। एक सेकंड। देखो देखकर बताओ। 62 1/2 62 1/2%। ये होगा हमारा आंसर। इतना छोटा सा ये क्वेश्चन है बस। बताओ बच्चों, क्वेश्चन समझ आया आपको? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। और आपके एग्जाम में भी ना इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आपको ओरिजिनल वैल्यू गिवन होगी हमेशा। जहां भी आप ओरिजिनल वैल्यू के चक्कर में फंसे, बस वहीं से आपका टाइम निकल जाएगा। एक बार फिर से सुनो, अगर कभी भी परसेंटेज या फिर रेशियो फाइंड आउट करना है तो ओरिजिनल वैल्यू की नीड नहीं होगी। सर वो सर अचानक से सर क्वेश्चन देखो ना तो सर पहले वही दिमाग में आता है कि इसको वैल्यू के साथ कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल, एकदम से अगर कोई भी इस क्वेश्चन को देखेगा ना, सबसे पहले समझ में यही आएगा 5/9 फाइंड आउट करो, वो मेल हो जाएंगे, रिमेनिंग फीमेल हो जाएंगे, उसी टाइप से। लेकिन अब आप एक बात याद करो, परसेंटेज रेशियो फाइंड आउट करना है तो ओरिजिनल वैल्यू की जरूरत नहीं होगी। अब जहां भी आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है ना, वहां पहले इसी को अप्लाई करना है, तो आपको धीरे धीरे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखो ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन। करो इसको रीड, बहुत ध्यान से रीड करना। फिर मैं आपको ये समझाऊंगा कि हम एक्चुअल में क्वेश्चंस को सोल्व करते कैसे हैं। भाई एग्जाम में आप अप्रोच कैसे करोगे कि ये क्वेश्चन इसी टाइप से सोल्व होगा। बच्चों रीड करने के बाद आप बता भी देना क्वेश्चन को।
बताओ बच्चों, क्वेश्चन रीड हो गया? यस सर। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। अब आप ये समझो, आप एग्जाम में क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करोगे। एक हमारे पास फैमिली है, वो 25 kg राइस और 9 kg व्हीट कंज्यूम करते हैं और इनका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 350। देखो, अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ व्हीट। मतलब जो भी हमारे पास व्हीट का प्राइस होगा उसका 20% राइस का प्राइस है। लाइन समझ आए बच्चों? यस सर। 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/5। अगर हमारे पास व्हीट का प्राइस होगा सपोज 5x, तो राइस का प्राइस कितना होगा? 1 x होगा। 5 का 20% सर 5x। बोलो बच्चों, बात समझ आई यहां तक? देखो इस क्वेश्चन में आप साथ के साथ बताना, क्योंकि मैं इसको यहीं पे सॉल्व करता रहूंगा सब कुछ। सर एक बार दोबारा बता दीजिए, यही वाला पोर्शन। सर इसमें आपने x क्यों लगाया सर? वो तो आपको वैल्यू स्टार्टिंग मिल गई थी ना सर, क्योंकि अगर 5 होगा तो उसका वैल्यू 1 हो। एक्स आप हटा सकते हो, लेकिन एक्स से हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बस इसीलिए लगा दिए। अगर आप नहीं भी लगाओगे तो भी कोई बात नहीं। देखो, द प्राइस ऑफ द राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ व्हीट। इसका मतलब राइस का जो प्राइस है वो व्हीट के प्राइस का 20% है, और 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/5। अगर बच्चों व्हीट का प्राइस होगा हमारे पास 5x, तो राइस का प्राइस कितना होगा? x। अब देखो एक सर? हाँ बोलो। सर 5x कैसे लिया? 20% की वजह से, क्योंकि हमारे पास व्हीट का जो प्राइस है वो राइस के प्राइस का 20% है। अगर हम व्हीट के ओके प्राइस ओके। को 5 एज्यूम करेंगे तो राइस का प्राइस कितना हो जाएगा? 1। सर ये उल्टा नहीं हो जा रहा है? उल्टा क्या हो जा रहा है इसमें बताओ? सर राइस का प्राइस 20% है ना व्हीट से, तो व्हीट इज x, देन इट विल बी वो फिर 5 टाइम्स हो जाएगा। 20% मीन्स 1/5। व्हीट का प्राइस अगर 5x है तो राइस का प्राइस होगा इसका 20%। हाँ समझा। अब देखो 1 kg राइस का प्राइस है x रुपीस। 1 kg राइस का प्राइस है x रुपीस, तो 5 kg राइस का प्राइस कितना होगा? सॉरी 25 kg राइस का प्राइस 25x। 25x। 1 kg राइस का प्राइस है x, तो 25 kg राइस का प्राइस कितना होगा? 25x। उसके बाद 1 kg व्हीट का प्राइस है 5x, तो 9 kg व्हीट का प्राइस कितना होगा? 45x। और दोनों पे मिलाकर हमारा एक्सपेंडिचर कितना है? 350। बताओ बच्चों, यहां तक बात समझ आई? यस सर। x की वैल्यू फाइंड आउट करो। 5। 5 सर। देखो x की वैल्यू है हमारे पास 5। इसका मतलब राइस का प्राइस कितना होगा? 5 रुपीज पर केजी। पर केजी और व्हीट का प्राइस कितना होगा? 25। 25 रुपीज पर केजी। यहां तक बात समझ आई बच्चों? यस सर। भाई सबको समझ आई? बोलो आप। Yes, तो sir. मैं इसको इरेज कर दूंगा। यस सर। अब देखो यहां से अब आप इस क्वेश्चन को फिर से रीड करना स्टार्ट करो। इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज बाय 20%। अब अगर आप व्हीट के प्राइस को 20% इंक्रीज करोगे, व्हीट का प्राइस है 25,
25 का 20% कितना होगा? 5। 5। अगर आप वीट के प्राइस को 5 रुपीज इंक्रीज करोगे तो वीट का न्यू प्राइस कितना होगा? 30। बताओ, बात समझ आई बच्चों? यस सर। यस सर। वीट के प्राइस को हमने 20% इंक्रीज कर दिया। वीट का प्राइस है 25, 25 का 20% होगा 5। इसका मतलब वीट के प्राइस को 5 रुपीज इंक्रीज कर दिया तो वीट का न्यू प्राइस कितना होगा? 30। अब देखो 1 केजी वीट का प्राइस है 30, तो 9 केजी वीट पर आपका एक्सपेंडिचर कितना होगा? 270। वन केजी वीट का प्राइस है 30, तो 9 केजी वीट पर एक्सपेंडिचर कितना होगा? 30 मल्टीप्लाई 9, 270। टोटल एक्सपेंडिचर है 350। तो आपके पास अब रिमेनिंग कितना बचा राइस के लिए? 80। 1 केजी राइस का प्राइस है 5 रुपीज, तो 80 रुपीज में आप कितने केजी राइस परचेज करोगे? 16 केजी। बताओ बच्चों, यहां तक बात समझ आई? देखो, अब इस क्वेश्चन में आपको ये फाइंड आउट करना था, स्टार्टिंग में राइस परचेज करते थे 25 केजी और अब आप राइस परचेज करोगे 16 केजी, तो राइस की कंजप्शन को आपने कितने % रिड्यूस करा? आप कितने केजी कम राइस परचेज करोगे? 16/25 into 100। नहीं, कितने केजी कम? अच्छा 9। और इसको आपने मेजर करा है ओरिजिनल से 9/25 मल्टीप्लाई 100, हाँ सर। 36%। इसका मतलब आप 36% राइस कम कंज्यूम करोगे। बात समझ आई बच्चों? इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ट्राई करना। सर हाँ जी। सर एक बारी उस स्टेप से मैं आपको एक बारी पूछ रहा, मुझे बताना मैं कहाँ गलत हूँ कि जब हमें पता चल गया कि 25 का 20% इंक्रीज हुआ है तो हमने उसे ले लिया 30, तो फिर जो हमारी न्यू इक्वेशन बनी हमने वो देखा कि 25 और x प्लस 270 दैट इज मतलब 30 into 9 इज इक्वल्स टू 350। मतलब जो भी प्राइस ऑफ राइस है हमने उसको अज्यूम कर लिया ऐसे। अब क्यों अज्यूम करोगे? अब तो ओरिजिनल प्राइस आ गया ना हमारे पास, ओरिजिनल 25 रुपीज। ये वीट का ओरिजिनल प्राइस है ना हमारे पास, ये तो हमारे पास अब ओरिजिनल प्राइस आ गया। हाँ जी, तो बीट का आ गया बट राइस का निकालने के लिए पूछ रही थी। राइस का उसका 20% होगा, 25 का 20%, 5 रुपीज। वो सिर्फ पर सर वो जैसे जब बीट का प्राइस बढ़ेगा तो राइस का प्राइस तो राइस के हमें राइस का क्या निकालना है परसेंटेज जो हमें निकालना है? कंजप्शन। कंजम्पशन। ओके, तो ये प्राइस इसका हमारा 5 ही रहेगा और हमें कंजम्पशन निकालना। बिल्कुल। और प्राइस तो सेम है, राइस का सेम है क्योंकि वो हमें कहीं भी चेंज करने के लिए बोला नहीं है, और लास्ट में लिखा भी है एंड द प्राइस ऑफ राइस इज कांस्टेंट। ओके सर, ओके। तो बच्चों, आपको आज की क्लास में कोई डाउट? नो सर। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ट्राई करना। अब हम नेक्स्ट क्लास में 9/25 किया ना लास्ट में? हाँ सर। हाँ जी, 9/25। ओके बच्चों, बाय सर बाय। कुछ क्वेश्चंस जो आपने स्टार्ट एक्सप्लेन किया था ना परसेंटेज से फिनिश फ्रैक्शन में, उसके कुछ क्वेश्चंस है क्या जो हम सॉल्व के प्रैक्टिस कर सकें तो थोड़ा क्लियर हो जाएंगे? इन सब की ये जो आपको फ्रैक्शन समझाई थी ना, इनकी प्रैक्टिस तो हाँ सर। क्वेश्चन में हो जाएगी, उनकी आप टेंशन मत लो। अभी ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना मैं आपको, बस इन्हीं को रिवाइज करते रहो, ये सब कुछ बीच बीच में ऐसे आता रहेगा। ठीक है सर, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर।